ठीक है, लिखो। अभी सुनो, इलास्टिक बॉडी की डेफिनेशन पूरी हो गई। अभी ये सारे सुनो, अभी ये जो सामने आपके आइटम रखे हुए इनसे देख करके, इनको दिखा करके बताया जाएगा कि कैसे इलास्टिक है, कौन प्लास्टिक है, कहां तक इलास्टिक है, कहां तक प्लास्टिक है। ठीक है ना, किस लिमिट के बाद प्लास्टिक है, क्योंकि इसको समझाना इतना आसान नहीं था, मुझे पता है। मैं बार बार कहूंगा, तुम बार बार बोलोगे, मैं कहूंगा ये प्लास्टिक नहीं है, तुम बोलोगे सर प्लास्टिक है, हम तो आज तक इसको प्लास्टिक ही मानते आए हैं। क्लियर है ना? तो उसको अभी हम देखेंगे क्यों नहीं है प्लास्टिक। चलो अब सुनो, ठीक है, बस 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 हो गया ना। एग्जांपल भी लिखवा दिए इलास्टिक के, आगे लिखो इलास्टिसिटी, एक छोटा सा टॉपिक हो। अच्छा बल्कि कैसे लिख लो, इसी में इलास्टिक बॉडी के जहां एग्जांपल लिखे उसमें लिखो क्वार्ट्ज, लिखिए एक क्वार्ट्ज मटेरियल इज नियरेस्ट, क्वार्ट्ज मटेरियल इज नियरेस्ट टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। क्या वर्ड बोला, यहां भी दिमाग लगा दिया। क्या बोल रहे हैं, क्वार्ट्ज मटेरियल इज नियरेस्ट टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। नियरेस्ट है ये भी, इसका मतलब दुनिया में कोई भी चीज परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब है लोड हटा लेने के बाद चाहे जितना भी लोड डाल दो उस पर, ऐसी बॉडी जो जितना भी डाल दो झेल जाए। अरे ऐसा कौन होगा भाई, क्लियर है ना? एक लिमिट हर एक की होती है, उसके बियॉन्ड डालोगे तो पक्का टूट जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे। तो क्या लिखा, पता नहीं क्या बता रहा था। ठीक है, क्वार्ट्ज मटेरियल इज नियरेस्ट टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है ना, बहुत अच्छे। अब इलास्टिसिटी लिखिए जल्दी से, इलास्टिसिटी। अब देखो ये तो इलास्टिक बॉडीज हो गई, इलास्टिसिटी एक तरीके की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है ना, लिखिए द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच, वर्च्यू मतलब जिस गुण के कारण, वो प्रॉपर्टी जिस गुण के कारण ये क्या करती है, अपनी शेप और साइज को रिगेन करती है। ठीक है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ इट विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड size when the deforming force have been removed, when the deforming force have been removed, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, the property of matter by virtue of which it regains its original shape and size when the deforming force have been removed, when the deforming force have been removed is called elasticity, is called elasticity, is called elasticity। ठीक है ना, ओके क्लियर है? नॉट, इसमें अगली लाइन लिखिए इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ ए बॉडी, इलास्टिसिटी ऑफ ए बॉडी, elasticity of a body stands for the opposition of change। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी स्टैंड्स, STANDS, स्टैंड्स मतलब यानी इसलिए स्टैंड, किस चीज का स्टैंड ले रही है, किसके लिए इसको यूज किया जा रहा है। इलास्टिसिटी इज द, इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी स्टैंड्स, बोलिए, स्टैंड फॉर अपोजिशन टू चेंज, अपोजिशन टू चेंज। और बहुत आम भाषा में ये भी बात कर सकते हैं कि इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी रजिस्ट, द बॉडी रजिस्ट द चेंज प्रोड्यूसेस इन इट बाय अप्लाइंग ए डिफॉर्मिंग फोर्स। बात समझ में आई? किसी भी बॉडी की इलास्टिसिटी, किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये उस डिफॉर्मिंग फोर्स के लगाने पर जो अपोजिट, जो हम चेंजेस लाना चाहते हैं, उस चेंज का क्या करे, अपोज करे, उस चेंज का अपोज। किस प्रॉपर्टी के कारण चेंज का अपोज करती है, अगर कोई पूछे, इलास्टिसिटी के कारण। अब इलास्टिसिटी के कारण कौन सा फोर्स डेवलप हो जाता है, तो बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। आई बात समझ में? इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के कारण कौन सा, रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? अगली लाइन में फिर लिखिए द इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज, या इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर डिफरेंट। अलग अलग मटेरियल की इलास्टिसिटी अलग अलग होती है। ठीक है ना, द इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर डिफरेंट, द इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर डिफरेंट। समझ में आई बात? अलग अलग मटेरियल यानी कुल मिला के किस चीज पर डिपेंड करेगी,
इलास्टिसिटी इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, समझ गए ना, बहुत अच्छे। नेक्स्ट एक और पॉइंट बचा बस, प्लास्टिक बॉडी, इसको भी पूरा कर ले तो फिर आज का कहानी खत्म हो जाएगी हमारी। प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, ठीक है, लिखें ए बॉडी दैट, हाँ क्या चीज़, अभी रुक जाओ है ना, अभी देखते हैं अभी किसकी किससे ज़्यादा देखते हैं। लिखो एक बार इसको पूरा कर लो, लिखिए ए बॉडी दैट डज नॉट रिटर्न्स टू इट्स, लिखें ए बॉडी दैट डज नॉट, ए बॉडी दैट डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, ए बॉडी दैट डज नॉट रिटर्न्स टू इट्स original shape and size, a body that does not return to its original shape and size on the removal of deforming force, on the removal of deforming force, on removal of deforming force, comma लगा लिखिए, however small the magnitude of deforming force may be, however small the deforming force, however small the magnitude of deforming force may be, however small the magnitude of deforming force may be, is called plastic body, is called plastic body, ठीक है ना, is called plastic बॉडी, क्लियर, लिखिए फॉर एग्जाम्पल इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी, फॉर एग्जाम्पल पुट्टी, PUTTY, पुट्टी, वॉल पुट्टी जो देखते हैं ना हम लोग उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पुट्टी, कॉमा पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स, ठीक है ना, मोम, ठीक है ना, PARAFFIN, पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स, कामा क्ले, है ना, क्ले, अब गुथे हुए आटे को क्या कहते हैं नहीं पता मुझे हिंदी में, ठीक है ना, इंग्लिश में मतलब छोड़िए, एटसेट्रा कर दीजिए, ठीक है ना, एटसेट्रा, क्लियर, हाँ डो, वेरी गुड, सही कह रहे, डो, ठीक है ना, ठीक है ना, डो समझ रहे हो ना, गुथा हुआ आटा, मैदा, है ना, क्लियर है, मैदा अगर गूंथ लिया जाता है तो उसके बाद उसको कहते हैं डो, ठीक है ना, ओके, एटसेट्रा, डो, ठीक है ना, डी क्या होता है स्पेलिंग, DOUGH, ठीक है ना, डफ नहीं पढ़ना, डॉ कहा जाता है उसको, ठीक है ना, डॉ, ठीक है ना, DOUGH, ओके, बहुत अच्छे। अब सुनो मेरी बात, अब आप सवाल भी करेंगे और सारे जवाब भी मिलेंगे और चीज़ें देखेंगे भी, ठीक है ना, साथ साथ हम लोग, ठीक। देखो सुनो, सबसे पहली बात यह है, सुनो भाई सुनो, इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी करने का सिर्फ एक ही कारण था, ताकि आप लोगों को ये पूरी तरीके से समझाया जा सके कि हाँ इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी में फ़र्क क्या है, और इतनी सारी चीज़ें हैं, सब एक जैसी ही चीज़ें हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले एक बॉल दिखाई दे रही है प्लास्टिक की, ठीक है ना, आपको लग रहा है रबर बॉल है, ठीक है ना, जान, अच्छा मैं ढूंढ रहा था, हालांकि इसके अलावा एक आती है जो पूरी तरीके से स्पॉन्ज होती है, ठीक है ना, होती ना, हाँ नहीं वो तो कुछ ज़्यादा दबने वाली होती है, ज़्यादा आसान से दब जाती है, वो नहीं, उसके अलावा भी एक और होती है, वो सॉलिड सी होती है अंदर से, ठीक है ना, क्लियर, लेकिन चलो ये भी देख, ये काम आ जाएगी, इससे इस पर चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सारी चीज़ों, सबसे पहली बात अभी जो मैंने बताया उसको वापस एक बार बता रहा हूँ, हर वो बॉडी, पहली बात कोई भी बॉडी, बार बार बोला था, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सर एक लिमिट के बाद वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देती है। प्लास्टिक बिहेवियर का मतलब ही क्या है? प्लास्टिक बिहेवियर का मतलब है जहां पहुंचकर अगर उस लिमिट के अंदर अंदर आपने लोड डाला तो वो अपनी शेप और साइज को क्या कर लेगी? रीगेन कर लेगी। लेकिन सर उसके बाद अगर आपने लोड डाल दिया तो या तो टूट जाएगी या तो उसमें परमानेंट चेंज आ जाएगा। दो ही बातें होंगी, या तो टूट जाएगी या तो परमानेंट चेंज आ जाएगा। जैसे सपोज करो आप इसको इस बात को समझते हैं इससे, ठीक है ना। देखो फिलहाल आपको देख के क्या लग रहा है, किसका है? प्लास्टिक का है या इलास्टिक? प्लास्टिक है इलास्टिक? अनिमेश बताएगा। देखो अनिमेश को प्लास्टिक लग रहा है क्योंकि अनिमेश लेट आया, इसलिए उसको प्लास्टिक लग रहा है, ठीक है ना। पर ये प्लास्टिक नहीं है। कारण क्या है? देखो ध्यान समझो, ये देखो यहाँ ध्यान देना, बहुत ध्यान से गौर से देखना, ठीक है। मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, लगाया, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। ये डिफॉर्मिंग कैसे हुआ? पहली बात तो ये डिफॉर्मिंग कैसे हुआ?
डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए अब जैसे अभी 2 मिनट पहले एक सवाल उठा था, अभिज्ञान पूछ रहा था सर बुलेट प्रूफ ग्लास जो होता है वो और जो नॉर्मल ग्लास होता है वो दोनों में कौन ज्यादा सर इलास्टिक होगा? भाई उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं अप्लाई होता। हमने कहा दोनों में बुलेट चलाई हमने, ठीक है ना, दोनों पे बुलेट से वार कराया, तो वो डिफॉर्मिंग, बुलेट से किसी चीज को टकराना या बुलेट जाके किसी से टक्कर करे, दिस इज नॉट डिफॉर्मिंग फोर्स। बुलेट का किसी बॉडी पर टक्कर मारना, बुलेट का किसी चीज को हिट करना डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है। पता है कि नहीं ये बात? पहले ये तो जान लो डिफॉर्मिंग फोर्स किसे कहते हैं? जो शेप और साइज को चेंज कर दे, शेप और साइज को, उसको फोड़ दे, ये नहीं होता, ठीक है ना, उसको फोड़ दे, उसको तोड़ दे, उसको जला दे, उसको खत्म कर दे, ये नहीं होता। जो उसकी शेप और साइज को चेंज कर दे बस, और उसको वैसा ही रहने दे। बॉडी की उस तरह की कंडीशन में चेंज ना है कि टूट फूट गई, ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो शेप और साइज को रीगेन कराने के लिए डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। और डिफॉर्मिंग कैसे हुआ? इधर से देखो, इस अंगूठे से मैं फोर्स लगा रहा हूं उधर की ओर, और इस उंगली से फोर्स लगा रहा हूं इधर की ओर। अब ध्यान दीजिएगा, देखो तब ये जाके बन रहा है डिफॉर्मिंग। क्लियर है ना इतनी बात? तो यहां पर मैंने क्या किया, अब बताओ, ये देखो क्लियर हो रहा है? अच्छा खासा मुड़ गया है। तो हमारे हिसाब से तो यार तक प्लास्टिक था, लेकिन अब जाकर के मम्मी को बोलना, मम्मी दोबारा कभी मत बोलना कि प्लास्टिक का ब्रश ले आओ, ठीक है ना? क्या बोलना है? इलास्टिक बॉडी का ब्रश ले आओ। और जितना ज्यादा इलास्टिक हो उतना बेहतर होगा। कारण वेरी गुड। आपको जब आप प्रेशराइज करके ब्रश करने की कोशिश करेंगे तो जितना ज्यादा इलास्टिक होगा उतना ही दबाव लेकर के वापस अपना, मतलब आपके दांतों पे दबाव नहीं पड़ने देगा। कुछ बात समझ में आ रही ना? दांतों पे अगर ये प्लास्टिक हो जाता तो आप जैसे ही ज्यादा दबाओगे तो ये पता लगा वो आप ही दांतों को ही दबा देगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब अभी देखो ये यहां तक ले आए, रिस्टोरिंग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसको मैं छोड़ूंगा, देखिए अपनी शेप और साइज को रीगेन कर लिया और बिल्कुल उसी जगह पे पहुंच गया है। तो यार ये तो अच्छा खासा इलास्टिक हुआ ना, अच्छा खासा इलास्टिक हुआ। जाए कितनी बार करके देख लो, यहां तक ले गए, वापस चला जाएगा। अगर बहुत ज्यादा मैंने लोड डाल दिया तो वापस ये तब भी जा रहा है, रीगेन ये तब भी करेगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा टाइम ले ले। अब क्या लगेगा? थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों लग रहा है? क्योंकि इसकी एक लिमिट है बस। अभी मैंने इसको 2-3 बार कर लिया तो तब जा करके ये अब इस लेवल पे आ चुका है कि सर जैसा ये एकदम पहले दिख रहा था ऐसा अब नहीं दिख रहा है। कारण क्या है? क्योंकि सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, भाई थोड़ी देर पहले कहा था, इलास्टिक बॉडी पर भी लंबे समय तक लोड डालते रहने से वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगती है या फिर उसकी इलास्टिसिटी खो जाती है, खत्म हो जाती है। अभी इसके अंदर इलास्टिसिटी है, लेकिन एक टाइम के बाद इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। जैसे आपके स्वेटर की जो ग्रिप होती है, ये शुरुआत में, ये जब आप आज लेके आए हो तो ये क्या है? टाइट है। लेकिन साल 2 साल उसको पहनने के बाद सर ये ढीली हो गई, समझ गए ना? जबकि आपने उसका मटेरियल बदल दिया क्या? नहीं, वही मटेरियल रहा, लेकिन सर लंबे समय तक यूज करने से रोज रोज आप उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स डाल रहे हैं। जब उतारते हैं तो वापस जाकर वो अपनी शेप और साइज को रीगेन करता है। पहले तो यहाँ पर टाइट आ गया आपके हाथ में, फिर उसके बाद आपने उतार के रख दिया तो उसने वापस अपनी शेप और साइज को रीगेन कर लिया। पर यही काम रोज रोज करना पड़ रहा है उसको, तो लंबे समय तक लोड पड़ते रहने से उसकी इलास्टिसिटी घट गई है, कम हो गई है, ठीक है ना? उसने अपनी इलास्टिसिटी खो दी है। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे। तो इसका मतलब अब देखो एक और बात समझ लेते हैं। अब इसकी मुझे तो लग नहीं रहा कि मेरे साथ रहते रहते इसकी मतलब ब्रेकिंग आ पाएगी। अब एक लिमिट के बाद है, देखिए अब वापस जाना चाह रहा है फिर, लेकिन अब उतना नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब हम इसकी इलास्टिक लिमिट के भी बियॉन्ड इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना? एक टाइम आएगा वापस देखो अच्छा खासा, बार बार कह रहा हूँ, अब यहीं से इसको यहाँ से हटा दो, या इसका मतलब यहाँ जो मटेरियल है इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पर जो मटेरियल होगा इसकी इलास्टिसिटी कम है, ज़्यादा है? ज़्यादा है, और ज़्यादा है। देखो ध्यान सुनो, अभी मैंने क्या बोला? इलास्टिसिटी, बार बार कह रहा हूं, एक एक टर्म समझा दूंगा पूरा इसी से, है ना? एक टर्म। अभी इलास्टिसिटी के बारे में क्या बात कही थी कि इलास्टिसिटी है एक तरीके से, इलास्टिसिटी स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब यानी कि इस चेंज के, अब मैं इसको जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके मोड़ना चाह रहा हूं तो मुझे इससे ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है। जब मैं यहां से फोर्स लगा तो अकेले उंगली से ही आराम से मुड़ जा रहा है, लेकिन यहां पर मैं दो अंगूठे नीचे से और दोनों उंगलियां ऊपर से लगा के ताकत लगा रहा हूं, उसके बाद भी उतना नहीं मुड़ पा रहा है। समझ में आ रही बात ना? अभी भी ये इलास्टिक है क्योंकि ये टूट ब्रेक तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना? क्लियर हो रही है बात? तो इसका मतलब इलास्टिक बॉडी का एक पूरा एग्जांपल समझ में आ गया। ये पूरी तरीके से इलास्टिक है, इसके शेप और साइज अब देखो, अब रीगेन नहीं हो पा रहा है। समझो कि मैंने इसको इसकी इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? कोई डाउट तो नहीं? यहाँ देखो वापस एज इट इज आ गया बिल्कुल। इस पर भी तुम बार बार ये काम करोगे
तो बार बार करने पर ये अपनी इलास्टिसिटी को खो देगा। ऐसे तुम देखो कितना लोड डाल दिया इस पे, ठीक है ना, इतना लोड डालने के बावजूद भी ब्रेक नहीं हो रहा है, वापस आ जाएगा देखो छोड़ने के बाद, ठीक है ना। ये हुआ, देखो क्या शेप है अभी, देखो बस, ठीक है ना, वापस अपनी शेप और साइज को रिगेन कर ले रहा है। क्लियर? ये तो हुआ इलास्टिक और प्लास्टिक का एक में ही एग्जांपल। अच्छा, इसी को बार बार कर रहा हूँ, इसी को तोड़ भी सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं टूटेगा, एक लिमिट के बाद टूट जाएगा। इसका मतलब ना तो ये परफेक्टली इलास्टिक है और ना ही परफेक्टली प्लास्टिक है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब फिर एक सवाल उठता है कि बताओ, अच्छा इसमें अगर मैं बोलूँ ये क्या है, रबर की है ना एक बॉल, रबर की बॉल है, ठीक है ना, इलास्टिक है या प्लास्टिक है? तो तुम्हें तो यही लग रहा है सबसे ज़्यादा इलास्टिक यही होगी। अच्छा, अगर तुमसे सवाल करूँ इन दोनों में, अब इन दोनों में कौन ज़्यादा इलास्टिक है? तो ये ज़्यादा इलास्टिक है। क्लियर? लेकिन एक समस्या है इसमें, है ना। अभी हम कहेंगे कि विद इन इलास्टिक लिमिट, बार बार कर रहा हूं, जब तक दोनों की अपनी अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए बात करोगे तो सर ये ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इसको मैं दबाने की कोशिश करूंगा, आराम से दब रहा है, उससे कम फोर्स के साथ ही दब रही है, ठीक है ना, मतलब ऐसे दब रही है, ठीक है ना, फोर्स लगा है, दब गई, फिर वापस रीगेन कर लिया। अभी यहाँ फोर्स लगाऊंगा, डिफॉर्म हो गया, छोड़ दो, वापस आ गया। जितनी जल्दी रीगेन कर जाए, जितनी जल्दी रीगेन कर जाए, नहीं उतना अच्छा इलास्टिक होता है, ध्यान रखिएगा, जितनी जल्दी रीगेन कर जाए। यहाँ पर ये समस्या मैं फिर कर रहा हूँ, दूसरी है, ये मैंने इसकी इलास्टिक लिमिट के भी बियॉन्ड तक लगा दिया, इस पे फोर्स बहुत ज्यादा ताकत लगा दी, ठीक है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दी, ठीक है। तो उसमें कैसा चेंज आ गया? परमानेंट चेंज आ गया। एक डिफॉर्मिंग फोर्स के बियॉन्ड काम करने पर परमानेंट चेंज आ जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम ऐसे से कर रहे हैं, तो इसकी अभी इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड नहीं गए हम लोग, क्योंकि ये इसकी इलास्टिक लिमिट अच्छी खासी है, तो ये वापस शेप और साइज को क्या कर ले रही है? रीगेन कर ले रही है, ठीक है ना, तुरंत रीगेन कर ले रही है। क्लियर है? अभी को डाउट है? पक्का? हाँ, ज्यादा अच्छा इलास्टिक हुआ। अगर यहां कंपैरिजन करने लगेंगे तो ठीक है, लेकिन एक बात और सुनिए, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं, जब तक इसकी इलास्टिक लिमिट में रहते हुए मैं इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता। अब चेक किससे करोगे? चेक किससे करोगे इलास्टिक ज्यादा कौन है? तो अभी हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी लाएंगे। इसका एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के फॉर्मूले से पता चलेगा। मतलब कुल मिला जुला के एक बात तो बताओ, जैसे हम कहते हैं भैया जो सरफेस ज्यादा रफ होगा उस पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जो कम सरफेस कम रफ होगा उस पर कम फ्रिक्शन होगा। लेकिन ये रफनेस को चेक कैसे करेंगे? तो रफनेस को चेक करने के लिए एक टर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वैसे ही यहां पर भी एक टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी टर्म आएगा अभी, मैथमेटिकल टर्म, ठीक है ना। अब उस कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू निकालेंगे। वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? देखो ध्यान सुनना, डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू होता है किसके? एफ एल अपॉन ए वाई। ये जो y है ना, यही है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग नाम के साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर रखी गई यूनिट को नाम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस y के हिसाब से ये जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बस वहां कोएफिशिएंट वर्ड यूज किया था, यहां मॉडुलस वर्ड यूज कर रहे हैं। और कोएफिशिएंट और मॉडुलस एक ही बात है, परेशान मत होइए, ठीक है ना। तो इसकी इस y का बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सर एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। अब इसमें सारे टर्म क्या क्या हैं उसको समझ लो, उससे सही मायनों में पूरी जानकारी हो जाएगी क्लियर कि कौन सी बॉडी ज्यादा इलास्टिक है और कौन सी बॉडी कम इलास्टिक है। जैसे इसको देखो, यहां ध्यान लगाओ, F मतलब क्या? डिफॉर्मिंग फोर्स। L मतलब क्या? ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ बॉडी की ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना, या डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। ए मतलब क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और डेल्टा एल मतलब क्या? चेंज इन लेंथ, मतलब वो लोड डालने पर उसकी लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। अब इसके बेस पर अगर मैंने मान लो मैंने दो चीजें ली अलग अलग मटेरियल की, दोनों पर सेम फोर्स अप्लाई किया, दोनों पर सेम फोर्स अप्लाई किया, दोनों क्या लेंथ भी सेम ली थी। बहुत ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, बहुत काम की बात है। सेम फोर्स अप्लाई किया, सेम लेंथ के थे, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया, तो मैं चेक करूंगा क्या? डेल्टा एल। डेल्टा एल मतलब क्या? इलोंगेशन इन लेंथ। इलोंगेशन इन लेंथ या मतलब चेंज इन लेंथ, कुल मिला जुलाकर चेंज इन लेंथ जिसमें ज्यादा आएगा उसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगा। समझ में आ रही बात ना? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगा मतलब वो बॉडी कम इलास्टिक होगी, मतलब वो बॉडी उस दूसरी बॉडी के कंपैरिजन में प्लास्टिक कहलाएगी। बोलो कुछ बात समझ में आ रही है?
बहुत ध्यान सुनना, ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से पता चल रहा है, ठीक है। अभी तो ये यहाँ प्रैक्टिकल कर करके दिखा रहा था, अब यहाँ पर कंफ्यूजन होने स्टार्ट हो जाएगा। किस तरह का कंफ्यूजन होने स्टार्ट हो जाएगा? सर मैं इसको ज़्यादा इलास्टिक मानूं या फिर इसको मानूं, क्योंकि आप ये कहाँ पता लगा पाएंगे? मैं ही नहीं बता पाऊंगा कि मैं यहाँ ज़्यादा ताकत लगा रहा हूँ या वहाँ ज़्यादा ताकत लगा रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे तो आइडिया हो रहा है, लेकिन आपको तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर है ना। और सर इसमें ये शेप और साइज को रिगेन तो कर ले रहा है। शेप और साइज को तो सबसे आसानी से रिगेन कौन करता है? रबर। सबसे ज्यादा तेजी से कौन चीज शेप और साइज को रिगेन करती है? रबर। तो रबर के हिसाब से अगर हम देखें, बात करें, तो फिर तो सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन होनी चाहिए? रबर होनी चाहिए। लेकिन स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। समझ गए ना? स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। नहीं लग रहा सर, लेकिन उसको तो किसी मशीन के थ्रू हो सकती है। किसको? मतलब स्टील को। हाँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो ध्यान सुनना, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर के लिए ये एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। ये स्टील के बने हुए क्या हैं? स्प्रिंग्स हैं। आपको क्या लग रहा है, स्टील के हैं या किसी और चीज के हैं? स्टील है। स्टील एलॉय तो स्टील भी होती है ना, ठीक है। तो स्टील है कि नहीं है? पक्का? अलग अलग किस्म की स्टील होती है ना, जो आप जिसको स्टील समझते हो वो स्टेनलेस स्टील होती है, जिसको आप स्टील समझते हो, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। बाकी स्टील सब है। ट्रेन के पहिए जिससे बन रहे हैं वो भी स्टील है, पता है कि नहीं? ट्रेन के पहिए, ट्रेन के व्हील कौन से मेटेरियल के बने हैं? स्टील के। ट्रेन के कोचेज जो बने हैं वो भी किसके बने हैं? स्टील के। और क्या? तो यही तो मैंने कहा ना, कितनी सारी बातें ऐसी हैं जो फिजिक्स आपको आपके भ्रम को क्या करता है? तोड़ता है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या है वो आप सोचो। आम आदमी की तरह से नहीं सोचना है। आम आदमी को थोड़ी सब कुछ बताया जाएगा, उसको थोड़ी सारी बातें बताई जाएंगी। अब मैं उसको किसी और को समझाने लगूं, भाई ये स्टील है, वो मेरे साथ लड़ने लगेगा, मैं बिना बात उसके चक्कर में क्यों ऐसे आदमी को समझाऊंगा जो मेरी बात मानेगा ही नहीं। तुम तो मैं झूठ भी बोलूंगा तो मान लोगे ना? तो नहीं मानना है, ठीक है ना। बार बार कह रहा हूं, नहीं मानना है, ठीक है। देखो ये कहने को वैसे ये स्टील ही है। क्यों स्टील है? क्योंकि स्टील से ही बना होता है, आयरन से ही स्टील बनती है, ठीक है ना। तो इसमें भी आयरन मौजूद है और इसमें और भी मटेरियल मौजूद है, ठीक है ना। आयरन मौजूद है किस लिए पता चला? क्योंकि साइकिल में लगाना थोड़े दिन के लिए इसको, और कुछ दिन में इसके ऊपर जंग आ जाएगा, काला पड़ जाएगा, ठीक है ना। समझ मेरी बात ना। अब ये जितना अच्छा लग रहा है ना देखने में चमकदार सा, उतना नहीं रह जाएगा, क्योंकि जंग लग के, जंग क्यों लग रही है? क्योंकि आयरन है इसके अंदर। स्टेनलेस स्टील होती तो इसमें जंग नहीं लगती। क्लियर? तो ये स्टेनलेस स्टील नहीं है, लेकिन स्टील है। एक चीज नहीं, केवल हम यहाँ इलास्टिक प्लास्टिक बॉडी नहीं, यही खास बात है कि फिजिक्स में आज आपको ये बार बार लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि लगातार एक एक चीज में फिजिक्स होगी। कुछ भी देखोगे सब में फिजिक्स है, एक एक चीज, मतलब इसमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने बताया, अगर तुम्हें ये जानना है कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है या रबर ज्यादा इलास्टिक है, तो फिर हम एक स्टील का स्प्रिंग लेंगे। मान लो ये स्प्रिंग ले लिया हमने स्टील का, ठीक है ना। और फिर मेरे इंस्ट्रूमेंट्स में एक वो भी रखा होगा यार, कहाँ गई? अच्छा ठीक है, हाँ देखो बहुत कुछ लेके आया हूँ मैं, लेकिन मेरे पास अभी सेटअप नहीं है उतना अच्छा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है ना, बनाते रहो कंटिन्यू रखो, है ना। देखो देखो ये भी, ये सब कुछ तो है, सब कुछ मिल गया, लेकिन सेटअप का मतलब इसको अब इसको लटकाना टंगाना ये सब चीज़ें थोड़ा दिक्कत वाली हैं। ये किसकी है? ये रबर का बना हुआ है, ठीक है ना रबर। तो ये इलास्टिक है, साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। आज दिव्यांशु नहीं, आज नहीं तो उससे बड़ी ताकत हम आजमाते हैं। अब आ जाओ, तुम आ जाओ, है ना, ठीक है। देखो बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी एक ही दिन में, ठीक है ना, एक साथ। हाँ तुम कर सकते हो, अभी करवाएंगे। हाँ आ जाओ देखो। हाँ इसको कहाँ करना है? ठीक, अब तो नहीं आएगा, अभी भी आ रहा है, तो इसको एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा उसको उधर खिसकाओ। यहाँ ध्यान लगाओ। सबसे पहले मैंने कहा ये यहाँ फोर्स है, ये ओरिजिनल लेंथ है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये हमारा चेंज इन लेंथ है, ठीक है ना। तो चेंज इन लेंथ को देखकर पता लगाएंगे कि पहली बात तो अगर मैं इसको यहाँ चेंज इन लेंथ वाले टर्म को, इस वाले को समझाना चाहता हूँ यहाँ भी, तो सेम फोर्स अप्लाई करो, उतनी लेंथ लेकर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये बताओ अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो इलोंगेशन इन लेंथ कम हो जाएगा। लग रहा है ना साफ साफ। एक ही मटेरियल की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। मतलब कोई भी मटेरियल हमने लिया, चाहे वो रबर ली, चाहे वो स्प्रिंग लिया स्टील का, चाहे कुछ भी लिया, उसका वाई क्या रहेगा? फिक्स रहेगा ना, क्योंकि मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है वाई। क्लियर है?
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर चेंज करेंगे तो इस पे इंपैक्ट पड़ेगा। एफ उतना ही रखा, एल उतना ही रखा। अब लेकिन ये एफ और एल सेम दिखाने के लिए थोड़ी सी अभी, क्योंकि सामने वाले को ये चीज़ समझना मुश्किल हो जाएगा कि हम मान लो इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो कितना लगा रहे हैं। अभी हम इसको कहीं लटका के देखेंगे, ठीक है ना, अभी देखेंगे, अगर मौका लगा तो ऊपर चलेंगे, ठीक है ना। तो अभी सुनिए ध्यान से, मान लो मैंने इसको यहाँ पे हुक से लटका दिया और इसके नीचे यहाँ पर क्या किया, लोड डाल दिया, ठीक है ना। एक हिस्से पर लोड कैसे डालेंगे पता चल जाएगा, अगर हम तोल के डालेंगे कि 20 किलो वजन हमने इस पर लटकाया है, तो 20 किलो वजन का मतलब 20 किलो के हिसाब से 200 न्यूटन। वेरी गुड। एफ कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन। एल की वैल्यू हम नाप लेंगे, अभी हमारे पास इंच टेप भी है, वो भी ले लेंगे, ठीक है ना, उससे भी नाप लेंगे, ठीक है ना। तो एल जो है हमारे पास वो भी मिल जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका नापा जा सकता है आराम से, ठीक है ना। हालांकि हम उसी पे ही इसी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वेरिएशन से डेल्टा एल में क्या चेंज आएगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो, अब देख सोच कर बताओ, अगर मैं एक बार इसको यहाँ हुक से लटका के 20 किलो वजन इस पे लटकाऊं, अभी यहाँ इस पे लटकाऊं, यहाँ इतने पे बस जहाँ मेरा हाथ है, तो इतने पे अगर 20 किलो वजन लटका रहा हूँ तो उसमें आने वाला चेंज, और एक बार मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे करके डबल कर दिया, ठीक है ना, ऐसे कर दिया, और फिर इस पे हमने यहाँ पे लोड लटकाया। अब बताओ, पहले जब मैंने 20 किलो वजन डाला उतना ही 20 किलो वजन अभी भी डाला और 20 किलो पहले भी डाला था, बताओ अब ज्यादा खींचेगा या पहले वाले केस में ज्यादा खींचेगा? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, डबल हो गया ना भाई। पहले ये अकेली एक रबर ली थी हमने, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्क्वायर शेप का है वैसे ये, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्क्वायर के हिसाब से हम निकाल लेंगे, इसकी लेंथ और ब्रेथ को नाप करके, ठीक है ना। लेकिन जब सर इसको डबल कर देंगे तो एरिया क्या हो गया, समझो डबल हो गया। एरिया अगर डबल हुआ है तो पक्का लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। आओ एक बार एक और आ जाओ, इसराफिल तुम भी आ जाओ, ठीक है ना। अभी देखते हैं थोड़ा कोशिश करके, अगर बन गया तो बात है ना। वैसे तो इसके लिए अब लेकिन ताकत का पता लगाना थोड़ा मुश्किल काम है ना। क्या इस पर लटकाया जाए ऐसा? नहीं नहीं, ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डरो मत। हम दोनों घिसते तुम आगे बैठ जाओ। देखो अभी सब मान लो कि अभी ये सिंगल वाला लिया हमने, सिंगल केस लिया है, ठीक है ना, ऊपर के ऊपर है ना, ठीक है। देखो सिंगल केस लिया है, अगर इसको अभी हम खिंचवाएंगे ना, अब लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये जितना फोर्स अभी लगा रहे हैं उतना ही फोर्स तब भी लगाएं जब इसको डबल कर देंगे। क्लियर है? पर चलो इसको भी हम पता लगा सकते हैं कि कहां तक ये कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार अभी खींचो इसको, वेरी गुड, और चला जाएगा ना। देखो अभी मान लो कि ये लेंथ, देखो सुनो, जितनी लेंथ अभी ये खिंची है, दिख रहा है खिंच गई, ये जो एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है वही क्या है हमारा, डेल्टा एल है, ठीक है ना। अब ये जितनी ताकत इन्होंने लगा रखी थी, इनसे कहेंगे दोबारा भी इतनी ताकत लगाना, ठीक है ना। चलो अब इसको डबल कर लो, ठीक है। लाओ दिखाओ एक मिनट, ये लो, ठीक है, बिल्कुल बराबर कर लो भाई, उसके हाथ में ना लग जाए, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, हाँ छोड़ना मत, नहीं तो जाएगा, ठीक है ना, बहुत दूर। अब देखो उतनी ही ताकत है, बल्कि मुझे लगता है उससे थोड़ी और ज्यादा ही लगा रहे होंगे, लेकिन अगर हम खिंचाव की बात करें तो खिंचाव उतना ज्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। डेल्टा एल जो है वो क्या है, कम हो गया ना। देखने समझ में आ रहा है कि नहीं कि डेल्टा एल कुछ कम हुआ है? अगर कहो तो इसको इन स्टेप से नाप करके भी हम लोग कर सकते हैं, हाँ समझ गए ना, बहुत अच्छे। अब आ जाओ और छोड़ दो एक बार और। लो भाई इन लोगों की ताकत का पूरा अंदाजा कर लेते हैं, ठीक है ना, मजा आ गया। ये लो अभी हमने इसको भाई इधर से, अब की बार इसको तो इधर से ना, ऐसे नाइंसाफी हो रही है, ठीक है, इसको पकड़ो, अब खींचो जरा। अब देखो इसका मतलब है कि उससे भी ज्यादा ताकत लगा रहे हैं अपने आप में, तब ये खींचे चले आ रहे हैं, नहीं तो नहीं खींचते। लेकिन इसके इलोंगेशन देखिए कितना कम हो गया है। कुछ बात समझ में आ रही ना? ये मत सोचना कि सर लेंथ ही छोटी हो गई, लेंथ छोटी होने के साथ साथ इलोंगेशन इसको मेजर करके ही पता चल सकता है पूरी तरीके से, ठीक है ना। क्लियर है? छोड़ो एक मिनट, है ना, आराम से, एकदम से ना छोड़ना, ठीक है ना। चलो खैर, इसको हम लोग दोबारा फिर करेंगे एक बार, बिल्कुल मेजर्ड लोड के साथ, ठीक है ना। अच्छा, इसी में क्या बताने की कोशिश की जा रही है, अब मान लो कि हम जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस रबर की का है, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस रबर का है, उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम स्प्रिंग का ले, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ऑलमोस्ट ये इसका एरिया, और मैं सोच के लाया था थोड़ा सा कि इसका एरिया है ना, थोड़ा देखो इसकी मोटाई देखो जरा सी, और इसकी
लगभग एरिया सेम आएगा, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सेम। अब हम इसको यहाँ ऊपर कहीं हुक पे लटकाया हमने और इसके ऊपर यहाँ लोड डाल दिया, ठीक है ना, जितना लोड इस पे डालेंगे, ध्यान से देखना, दोनों को मैंने हुक ये लटका दिया, एक को यहाँ एक को यहाँ, ठीक है, और दोनों की लंबाई को मैंने नाप लिया, पर मुझे क्या क्या चीज़ सेम लेनी होगी, एल सेम लेना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लेना होगा और एफ भी सेम लेना होगा, ठीक है। फिर मैं क्या चेक करूंगा, डेल्टा एल चेक करूंगा, डेल्टा एल, यही डेल्टा एल चेक कर लूंगा, क्लियर है। तो जिसका डेल्टा एल ज़्यादा होगा उसका वाई कम होगा और जिसका डेल्टा एल कम होगा उसका वाई ज़्यादा होगा। जिसका डेल्टा एल ज़्यादा होगा उसका वाई कम होगा, मतलब उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें इलास्टिसिटी के बारे में बता रहा है, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मतलब अब बताओ, अच्छा आपको क्या लगता है, अगर मान लो एक बार थोड़ा सोच के बताओ, अगर दोनों मैं एक रबर लूँ इतनी ही लंबाई की, हालांकि या तो फिर मैं कह लूँ इस स्प्रिंग को मैं इतना लंबा कर दूँ, एक रबर लूँ इतनी लंबाई की, ठीक है ना, और एक ये स्प्रिंग ले लूँ और दोनों पर 20-20 किलो वजन लटकाऊँ, कौन ज़्यादा खींचेगा, रबर ज़्यादा खींचेगी। तो रबर के ज़्यादा खींचने का मतलब ही समझ लो उसकी उल्टी बात हो गई। हम तो ये सोचते हैं जो ज़्यादा खींचता है वही ज़्यादा इलास्टिक होता है, और मैं वही कह रहा हूँ वो ज़्यादा खींच रहा है इसीलिए वो कम इलास्टिक है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, क्यों, क्योंकि वो डिफॉर्मिंग फोर्स का उतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स को जितना स्टील प्रोवाइड कर पा रही है, एक बात। दूसरी बात, जैसे ही इस पर हम 20 किलो का लोड डालेंगे इसके ऊपर, मतलब 20 किलो 50 किलो 100 किलो, अगर हम इस पर 20 किलो 50 किलो का लोड डाल देंगे तो वो लोड हटाने के बाद ये तुरंत बैक मारेगा और बहुत तेजी से अपनी शेप और साइज को रीगेन करेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पे ये अभी ऐसे ही नहीं खींच रहा है, देखो, ठीक है ना। अभी मान लो हम अगर हम वही सोचें कि खाली खींचने की वजह से क्या होता है, इलास्टिक ज्यादा होता है। अभी देखो इतना कर मैं इतना करवाया, बहुत ताकत लगाने के बाद दिख रहा है आपको थोड़ा इंक्रीज हो गया है वैसे, ठीक है ना, देखो छोड़ने पे वहीं जा रहा है। अभी मैं इसको इतना, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना, बहुत ज़्यादा ताकत लगा दी, इतना कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। क्या हो जाएगा, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स इसका बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी इसमें इलोंगेशन, यानी एफ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी इलोंगेशन बहुत कम आ रहा है, इलोंगेशन बहुत कम आ रहा है, इसलिए इसका वाई बहुत ज़्यादा होगा, और जिसका वाई जितना ज़्यादा होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और वो बॉडी उतनी ज़्यादा इलास्टिक मानी जाएगी। तो इसका मतलब रबर ज़्यादा इलास्टिक हुई या स्टील ज़्यादा इलास्टिक हो गई। बोलो समझ में आ गया? अब तो नहीं भूलोगे, दिमाग में रहेगा पूरी तरीके से। चलो फिर अब ताकत आजमा लेते हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। आ जाओ शिवास, तुम बड़ा ताकत दे रहे थे, ठीक है ना, आ जाओ देखें। अभी भाई देख के बताना कौन ज़्यादा इलोंगेट कर पाएगा, ठीक है ना। आ जाओ शिवांश और अभय में, ठीक है ना। ये दिव्यांशु पता नहीं आज कहाँ रह गया, अब पछताएगा, अब पछताएगा, ठीक है ना। लो पकड़ो, दिव्यांशु से पछता रहा है सर। भाई ये फैसला तुम्हें करना है, क्योंकि अभी हम मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं। या तो पूरी तरीके से रुको आराम से, अभी जल्दीबाजी ना करो, यहाँ जाओ सामने, ठीक है ना। देखो पूरा अभी हम मेजरमेंट नहीं कर रहे, नहीं तो यहाँ पर स्टेप लगाते हैं और मेजरमेंट करके देखते हैं। ले आए क्या, मंगवा ले क्या? हाँ स्केल है, स्केल दो है ना, बहुत सही, उससे काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं आपसे जो सवाल करूँगा जवाब देना इनका एक्सपेरिमेंट करने के बाद। इसमें ज़्यादा स्केल, हाँ लाओ दे, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 सेंटीमीटर का है ना, दिख रहा है ना, 6 सेंटीमीटर का है। अब देखते हैं, बड़ा माइनर सही डिफरेंस आ पाएगा क्योंकि इतनी ताकत लगा नहीं पाएंगे, है ना, ठीक है ना। ओके चलो देखते हैं, लगाओ आई डिफॉर्मिंग हो, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उंगली बच गई सर मेरी, लग रहा है 7, ठीक है ना, 7 तक ले गए। बड़ा मसला है यार, है ना। एक पार्ट सुननी पड़ रही है। तो कैसे कर सकते हैं, एक रास्ता अभी ये वाला भी है, ये भी तो है ना, इससे भी तो करवा सकते थे। ये आसान है लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो गया, है ना। ठीक है चलो, संकेत तुम भी करके देख लेना। अब है तो बात लगभग बराबर भाई, है ना, लगभग बराबर 7.2 है, मतलब वही दोनों लगभग उतना ही, ठीक है ना। इसका मतलब आइडिया लग गया दोनों। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मैंने कह दिया दोनों की बराबर आई है, पहले ओरिजिनल लेंथ पे चेक की मैंने और फिर उसके बाद फाइनल लेंथ चेक की फोर्स लगाने के बाद। तो अगर दोनों की सेम आई तो क्या डिसाइड करोगे इससे? दोनों की सेम आ गई है तो हमने कहा सर वाई तो सेम है दोनों के केस में, चूंकि हमने मटेरियल नहीं बदला, स्प्रिंग नहीं बदला,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर सेम है, ओरिजिनल लेंथ सेम है, तो अगर ये सेम आ गई तो इसका सीधा मतलब आ गया कि सर फोर्स भी दोनों ने सेम लगाया होगा। क्लियर है? अभी कोई डाउट तो नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये ज़्यादा फोर्स लगा देता, कोई भी ज़्यादा फोर्स लगा देता तो उसी का डेल्टा एल ज़्यादा, जिसका डेल्टा एल ज़्यादा आता है उसका फोर्स भी, यानी कुल मिला के उसी स्प्रिंग में लोड बढ़ा देने से, एक ही स्प्रिंग पर या एक ही इलास्टिक बॉडी पर लोड ज़्यादा डाल देने से उसके अंदर इलोंगेशन ज़्यादा आता है। समझ में आ रही बात ना? और जितना ज़्यादा इलोंगेशन आता जाएगा उतना ही चांस बढ़ता जाएगा कि वो अपनी इलास्टिसिटी को खोएगा, है ना। एक लिमिट के बियॉन्ड क्या हो जाएगा? इलास्टिक लिमिट को खो देगा, ठीक है ना। अभी बताओ और किसी को आजमाना हो तो, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ जाओ, अभी किसी और को आजमाना है? अंजय तो संकेत को बुला लेते हैं, ठीक है ना। आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, बीच बीच में कट करके लेते रहो, है ना। आ जाओ अंजय, आ जाओ, है ना। सही है, आज इतना कुछ सीखने को मिल गया तुम लोगों को। साथ साथ प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, ठीक है ना, सिखा भी रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, एक कोई भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती। तो ठीक है, गर्ल से भी करवा के देखते हैं। इस पे रबर पे करवा लेते हैं, इस पे करवा लेते हैं। है ना। चलो ठीक है, हाँ एक बार रुक जाओ बस, है ना। कहाँ गया इसके लिए यार? 6 महीने बाद बॉडी वो तो समझ में आ रहा है। मैं 6 कितनी थी? 6 थी ना। हाँ ओके, चलो। 7.4 आ जाओ। हम लोगों ने भी तो सर उतना ही किया। हाँ लगभग उतना ही। इसका कोई एज से भी कोई ताल्लुक है क्या कि सेम एज ग्रुप के होने की वजह से सेम फोर्स अप्लाई करें? सर हम लोग हाँ, उससे ज़्यादा हो जाता है वो तो ठीक है, लेकिन अभी कोई बात नहीं, सबके लिए सिचुएशन सेम है ना। सर एक मशीन में पढ़ते हैं इसीलिए। अच्छा वो ठीक है, ओरिजिनल तो पता है, तुम बस खींचो, आराम से खींचो। अरे भाई कसम से, अबे भाई वाकई में देखो ना, नहीं तो 8.56 तक चला गया। मानना पड़ेगा भाई, इसके लिए तो भाई ताली बजनी चाहिए वाकई में, गजब। ठीक है, चलो किस दिन आप मेजर करके भी करेंगे, ठीक है ना। मतलब किस दिन लेंथ वेंथ को इसको बाकायदा मेजर करके भी करेंगे और इस वाले को भी दिखाएंगे, ठीक है ना। अच्छा गर्ल्स करेंगी क्या? गर्ल्स कोई करना चाहेगी? रबर वाला, खाली रबर का करके दिखा दो। करोगी? आ जाओ। चलो देखो, अच्छा रुका है ना इसका, लेकिन इसकी स्केल ना अपना, इसको पूरी स्केल के बराबर ले लेते हैं, लेकिन स्केल के बराबर लेके फ़ायदा नहीं होगा, है ना। हाँ कितने की होती है? 30 सेंटीमीटर की होती है ना, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ होगी, है ना, उधर रखी होगी ऑफिस में, दीदी के पास होगी, दीदी के पास जाओ लेके आओ, है ना। उस वाले रूम में रखी है, बड़ा वाला स्केल रखा है। हाँ तो मुझे लग रहा तुम्हारे कंफ्यूजन तो दूर हो गए होंगे सारे, पक्का। देखो सुनो, इतना ये एक दिन की बात नहीं है, अगली कई क्लास का चीज़ें समझ लिया आपने। ये जो सब आगे का जो है ना सब, ये सब आगे की कहानी है। इसको देखकर समझ में आ गया होगा कि सर स्टील का होगा तो कुछ और, ब्रास का होगा तो कुछ और, कॉपर का होगा तो कुछ और, रबर का होगा तो कुछ और, ठीक है ना। ले आओ, आ जाओ भाई। कौन कौन करेगा? संस्कृति और सुहानी? अरे कर लो, आ जाओ। कौन करेगा? अरे रबर दे रहा तुम्हें थोड़ी ना स्प्रिंग दे रहे हैं। आओ नंदिनी, तुम आओ। नंदिनी और साक्षी का चेक करते हैं पहले, है ना, बड़ा दोस्ताना है, ठीक है ना। आ जाओ साक्षी, तुम भी आ जाओ। अरे आ जाओ। इससे
इसके साथ साथ ताकत भी बचल रही, कौन ज़्यादा ताकत लगा सकता है, ठीक है ना। भाई संकेत ज़्यादा खा रहा है, ठीक है ना। तो वैसे वाले करोगे, नहीं ऐसे मत करो, तो ऐसे करने में तो फिर रुक जाओ। अच्छा पता नहीं कितना मीटर लंबा होगा ये। ऐसे करवा दें, सर मुझे ये दे दीजिए, ठीक। मुझे ज़्यादा भरोसा मैं अपनी छोड़ सकती हूँ। नाप ले लो। पहले नाप ले। ये तो ज़्यादा हो रहा है, एक स्किल से भी है ना। ऐसे कर लेते हैं, मैं यहाँ पकड़ेंगे। हाँ ठीक है, ऐसे पीछे से पकड़ सकते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, अब यहीं रखना बस, है ना। हाँ देखो भाई पूरे एक स्केल के बराबर है, मतलब 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेकिन इनके साथ में फिर कौन करेगा दूसरा, एक ग्रुप कोई और भी तो चाहिए ना जिनके अगेंस्ट में आएगा, है ना। आगे देखेंगे, चलो, है ना। ऊपर करो थोड़ा सा, है ना। रुको रुको, पूरी ताकत लगा दो, कोई बात नहीं, उधर आ रहा होगा, है ना। हो गया भाई, एक स्केल दिया छोटी वाली। एक मिनट दो, 14, ठीक है। मतलब कि एक स्केल और 14 सेंटीमीटर हो गया पूरा, है ना। यानी कि 14 सेंटीमीटर आगे से सिखा दिया उन्होंने, ठीक है ना। 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आओ भाई, कौन हरा दूसरा, है ना। आओ संस्कृति आ जाओ। और कौन जाएगा, अभिलाषा तुम आओगी, ताकत लगाओगी। तुम दोनों आ जाओ पहले, बस ये दोनों। तुम डर गई, डरो मत, नीचे से आ जाओ। हाँ मजा आ जाएगा आ जाओ। ये पकड़ो, है ना। ताकत लगाना पूरी, खा भी नहीं। देखते हैं भाई, आगे से लो, यहाँ से पकड़ो, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे पकड़ लो ना, चलो ठीक है। हाँ मजबूती से, ठीक ठीक है, चलो। दोनों हाथ लगा दो। हाथ दोनों हाथ से खींचा था ना लोगों ने, एक हाथ से खींच रहे थे, एक हाथ से खींच रहे थे, ठीक है चलो। अरे वहाँ से नहीं खींचना है, एक उतना ही लंबाई लेके खींचना है ना बच्चे। सुनो, यहाँ से यहाँ रखो, ठीक, चलो। वेरी गुड। नहीं 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 भाई, बराबर है भाई। नहीं भाई, नहीं नहीं, ज़्यादा है, ज़्यादा पूरी स्केल आ गई उसमें, ठीक है ना, पूरी स्केल आ गई, ठीक है। चलो खैर, तो कुल मिला जुलाकर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गए। अरे फिर किसी से करवा लेंगे, मेरा छोटे भैया। हाँ क्या करवाना है, हमें छोटे वाले भैया छोड़ो भाई, उनको नहीं बुला सकता मैं, क्या अपना काम करो, है ना। होना चाहिए। नहीं चढ़ाओ नहीं मुझे, है ना। कहाँ है, अच्छा कहाँ गया स्प्रिंग, तो किससे कराओगे। अरे बाप रे, है ना। और किसी को करना है, प्रिया तुम करोगी, स्वामी तुम करोगी, इसको नापना है, इसको। ये गर्म हो गया यार, है ना। तो मतलब हाँ, इसके पीछे फिजिक्स बताओ क्या है। मैं तो बता ही दूंगा, तुम लोग बताओ ना। अब हर चीज में फिजिक्स है। अच्छा खासा गर्म हो गया, तब से रखा है देखो, और उसके बाद भी अभी तक इसकी हीट नहीं गई है। क्या हुआ होगा, रेजिस्ट करना है सर, जो चेंज हो रहा है वो रेजिस्ट करेगा। तो सर जो पार्टिकल्स होंगे, देखो शुगर देखो गर्म हो रहा है। वो तो मैंने अच्छा खासा उसको पकड़ लिया है ना, तब भी जाके, लेकिन अच्छा खासा गर्म हो रहा है।
बताओ क्या वजह है? देखो जब शेप और साइज चेंज होती है ना, तो जो इंटरनल फोर्स कौन लगा रहा है? मॉलिक्यूल की पोजीशन को। अभी भी नशा ही है इसमें एक तरीके से, क्योंकि जो मॉलिक्यूल जहां है वो वहीं रहना चाहता है, समझ ना? अब हम जब इसको खींच रहे हैं तो इसका मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल अपनी जगह से हट करके इधर उधर जा रहे हैं। अब जब वापस ये जब अपनी शेप और साइज को रिगेन करता है तो मॉलिक्यूल वापस फिर से अपनी जगह पे आना चाहते हैं, और मॉलिक्यूल जो है वो बहुत करीब करीब हैं, तो आपस में रगड़ खा करके ही वो आगे चलेंगे और रगड़ खा के वापस पीछे आएंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? ये गर्म इसलिए हो रहा है, नहीं तो और कोई मसला नहीं है, हम खाली खींच ही तो रहे हैं उसको। नहीं, हमारी बॉडी से उतनी हीट नहीं जा रही है, बच्चे है ना। वो तो जब हम इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, जब हम इसको खींच रहे हैं ना, तो ऐसे खींचने पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। जैसे छोड़ देंगे वो उसी स्टोर एनर्जी को वापस यूज कर रहा है। ठीक है ना? लेकिन वो हम तब समझ में आता है जब एक तरफ बांध करके इसको छोड़ देते खींच के, तो फिर हमें पता चलेगा कि आगे जाएगा और फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। समझ गए ना? मुझे लगता है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इसका। ठीक है ना? बस और भी काम अरे भाई सर को तुम बुलाओ, मैं क्यों बुलाऊंगा? है ना? मतलब क्या करना है? इसको खींचना है, इसको खींचना है, स्प्रिंग को। अरे यार मैं कितनी बार खींच चुका हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि सर देखना चाहते हैं कि सर आप ज़्यादा खींच पाते हैं या सर ज़्यादा खींच पाते हैं, ऐसा इसको ऐसे स्प्रिंग को। रुक जाओ आज तो 6 सेंटीमीटर है ही। 8.2 है ना? ये तो यार अब मेरे बस की बात नहीं है। 8.2 है ना? आज मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है ना? अरे मैं यार दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने तो कई बार बता लिया, बुझाओ के इस्तेमाल की जरूरत नहीं होती है, इसके इस्तेमाल की जरूरत होती है। ठीक है ना? समझ गए? दिमाग का इस्तेमाल करने वाले लोगों के पास ज़्यादा ताकत नहीं होती वैसे वाली। ठीक है ना? शारीरिक ताकत। चलो फिर भी कोशिश करके देखते हैं। अरे 9 पहुंच गया। नहीं पहुंचा होगा। नहीं झूठ बोलता है। यहाँ तक आ गया सच में? चलो ठीक है फिर, है ना? हाँ हो सकता है। इसका तो दूसरा मीनिंग यही निकल गया है कि सर के पास दिमाग वाली ताकत ज़्यादा है, इसका मतलब, है ना? चलो ठीक है, अच्छा है ना? अब कोई कन्फ्यूजन रहेगा तुम्हारे दिमाग में किस तरह का इसको लेके? तो इसके तो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया मामला। अब इसमें हालांकि चैप्टर के साथ साथ जो चीज़ें आएंगी हमारे पास, क्योंकि अब सारा मटेरियल अवेलेबल है, जो भी जरूरत पड़ेगी उसको बताते रहेंगे। ठीक है ना? साथ साथ बस ये वाला मैं ज़्यादा जो लाया था वो इसके लिए लेके आया था। अच्छा बताओ, सोच के बताओ, इन दोनों स्प्रिंग मान लो कि दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, वैसे हैं ही दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। ठीक है? अगर मैं दोनों पर सेम लोड डालूंगा तो किसका इलोंगेशन ज़्यादा होगा? इसका इलोंगेशन। श्योर हो? बहुत अच्छे। सेम लोड डालूंगा, लेंथ दोनों की सेम है ना? ऑलमोस्ट सेम है, मान लिया कि सेम ही है। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चूंकि इसका ज्यादा है इसलिए इलोंगेशन इसमें कम आएगा। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। बताओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही, आप खुद ही पता चले जा रहा है कि भैया इसमें जो है ना इलोंगेशन इसका इलोंगेशन कम हो जाएगा, इसका इलोंगेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, इन दोनों में क्या समझ सकते हैं? ये तो अब ये भी इसी के लिए है, ये इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है बताओ। अच्छा, जब मैं इसको ऐसे प्रेस कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? वर्क करना पड़ रहा है? पक्का? वर्क डन है या वर्क ऑब्टेन है? श्योर हो? किसके अगेंस्ट? क्योंकि मैंने बताया था वर्क डन का मतलब किसी के अगेंस्ट होता है ना? तो किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है सर?
रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट। मैं इसको जब इसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं तो डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, मुझे उसी के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। और वही काम जो मैं कर रहा हूं वही इसके अंदर एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जा रहा है। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये जंप मारता, देखो अपनी उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्यों लगाया गया है, ये अभिलाषा बताएगी ये क्यों लगाया गया है, इसका क्या काम है? तो बिना बात एक्स्ट्रा लटका दी इसमें। और भी तो हाँ जैसे आपने इसका एग्जांपल दिया था कि वो एकदम नहीं, अभी हम जब इसको छोड़ेंगे तो ये वापस जाएगा और हम चाहते हैं कि वापस यहीं तक रुके। क्यों? क्योंकि जब इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो मैंने अच्छी खासी स्टोर कर दी, वो तो यहाँ भले ही जो है ना ये यहाँ पे आके रुक जा रहा है, लेकिन एक अच्छी खासी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रखी है। जब अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये और चौड़ा भी हो सकता है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? हालांकि जितनी एनर्जी हम स्टोर करेंगे केवल उतनी को ही किस में बदल पाएगा, काइनेटिक एनर्जी में बदल पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो चूंकि काइनेटिक एनर्जी में बदलते समय बहुत तेजी से रिस्टोर करने की कोशिश करता है, तो बहुत तेजी से रिस्टोर करने की कोशिश करने की वजह से ये चीज यहाँ पर रोक ली। जैसे मैं अभी इसको बोल रहा था ना, अबे बोल रहा था भाई आराम से छोड़ना, आराम से, तो वो आराम से छोड़ने के लिए है कि कहीं ऐसा ना हो एकदम से हमने जैसे छोड़ा तो आज झटका लग करके चोट वोट लग जाए। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? तो एक एक चीज पूरी तरीके से क्लियर है। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर्मूला भी आ जाएगा थोड़े टाइम बाद। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी होता है। ठीक है ना, और हुक्स लॉ भी क्या कहता है? हुक्स लॉ का एक और एग्जांपल है, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। ठीक है ना, तो वो भी मैं बता चुका हूं। ठीक है ना, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, मतलब इस स्प्रिंग के ऊपर डाला गया लोड जो है वो इसके अंदर जो एक्सटेंशन ला रहा है वो लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीनिंग जितना ज्यादा लोड डालोगे उतना ही ज्यादा एक्सटेंशन आएगा, जितना ज्यादा लोड डालोगे उतना ज्यादा एक्सटेंशन आएगा एक ही स्प्रिंग में। क्लियर हो रहा है? ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ कि आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया। ठीक है ना, चलिए ठीक है ना। कौन सा स्प्रिंग? ये वाला, ये वाला? अच्छा ठीक, एक मिनट भाई, ये लो अपना स्केल। हाँ ठीक है। अरे हाँ, एक छोटा सा स्प्रिंग भी तो था। अच्छा, ये इस स्प्रिंग के भी बारे में देख लो। ठीक है, साहिल का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल सही बात। ठीक है, इसको ये आसान भी तो है, कितना आसान समझाना है। देखो इसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ बताओ, इलोंगेट कर रहा हूँ या कंप्रेस कर रहा हूँ? कंप्रेस हो रहा है ये, ऐसे करने पर कंप्रेस। अच्छा, इलोंगेशन या कंप्रेशन दोनों केस में ही रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, चाहे इलोंगेशन हो चाहे कंप्रेशन। जब मैं इसको इलोंगेट करने की कोशिश करता हूं, जैसे कि ये वाला था है ना, जब मैं इसको इलोंगेट कर रहा हूं, बताओ रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन, जब मैं इसको इलोंगेट कर रहा हूं तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। क्लियर है? क्या एक सिंगल, अभिज्ञान तुम ध्यान नहीं दे रहे हो क्या एक सिंगल फोर्स है ना, साहिल थोड़ा सा जगह दे दो उसको बच्चे को, है ना, क्या एक सिंगल फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स डेवलप कर सकता है? नो सर। कोई एक सिंगल आइसोलेटेड फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई हो रहा हो और वो बॉडी डिफॉर्म हो जाए, बोलो कैसे? अगर जमीन पे रखी और हम एक साइड से तो बच्चे फिर सिंगल नहीं हुआ वो, तब वो सिंगल का एग्जांपल नहीं हुआ। कारण है, जैसे देखिए अब ये कह रही है कि सर हम जमीन पे रख के और उसको ऊपर से पुश कर दें, तो ऐसा ही मानो जैसे हम इसको बोर्ड पे यहाँ से हटा के और इसको इधर से पुश कर दें, तो तुम्हें लगा कि हम एक सिंगल फोर्स दे रहे हैं, नहीं, उधर से रिएक्शन नहीं लग रहा है। हमारे कहने से नहीं मतलब है, हमने कहा क्या कोई एक सिंगल आइसोलेटेड फोर्स बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन ला सकता है? नहीं ला सकता, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि एक सिंगल आइसोलेटेड फोर्स हमेशा बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस करता है। अगर किसी बॉडी पर सिर्फ एक सिंगल फोर्स लग रहा हो अकेला, चाहे वो फिर 1 मिली न्यूटन का ही क्यों ना हो, अगर वो एक अकेला फोर्स है, सिंगल फोर्स, उसके अगेंस्ट में कोई नहीं है, ना फ्रिक्शन है ना कोई इसको रोकने वाला है, तो फिर इसका मतलब है कि वो फोर्स बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस कर देगा। रेस्ट में होगी तो मूव करा देगा, और मूव कर रही होगी तो उसको और तेज वेलोसिटी से चला देगा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? दो अपोजिट बिल्कुल नहीं, अनबैलेंस फोर्स हो गया इसका मतलब। और अगर अनबैलेंस फोर्स है तो कभी भी बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप नहीं करेगा, या बॉडी को कभी भी डिफॉर्मिंग, मतलब वो डिफॉर्मिंग फोर्स की तरह से नहीं आएगा। कारण अब समझो भाई, एक बात बताओ, अभी मान लो हम ये रबर खींच रहे थे, ठीक है ना,
अगर मैं इस जैसा हम इस रबर को खींच रहे थे, अच्छा एक बात तो बताओ, अभी हमने इतनी बात तो कर ली सारी बातें, और आपका ये भ्रम भी तोड़ दिया कि सर रबर जो है वो कम इलास्टिक होती है और स्टील ज़्यादा इलास्टिक होती है। पर ये भ्रम तोड़ने के बावजूद भी एक चीज़ नहीं समझ में आई मुझे कि ये ज़्यादा खींचती क्यों है फिर, है ना, ये ज़्यादा क्यों खींच रही, उतना ही लोड डालने पर रबर ज़्यादा क्यों खींच रही है विज्ञान, उतना ही लोड डालने पर रबर ज़्यादा खींच रही है। आप देखो स्प्रिंग को मैं इतना नहीं खींच सकता जितना इसको खींच पा रहा हूं, रीजन वो एक अलग प्रॉपर्टी है, मतलब इसका खींचना, इसके अंदर आने वाला एक्सटेंशन एक अलग प्रॉपर्टी है। क्या है वो प्रॉपर्टी, फ्लेक्सिबिलिटी, समझ गए ना। अगर तुम अब यानी जो हम दिमाग में रखा करते थे कि रबर ज्यादा, लगता था हमें कि रबर ज्यादा इलास्टिक होती है, नहीं, हम बोलेंगे रबर ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, रबर स्टील से ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल होना मतलब ज्यादा खींचेगी भी और वापस भी आ जाएगी, स्टील उतनी खींचेगी ही नहीं। अभी आपको यह भी लगेगा कि सर अच्छा स्टील को जब हम लोड डालेंगे तो वो खींचेगा, या तो खींचेगा ही नहीं, और अगर खींचेगा तो वो अपनी शेप और साइज को जल्दी से रिगेन कर लेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है, अगर मान लो एक स्टील का तार पे मैं 100 किलो वजन लटका दूं और वो स्टील का तार खिंच जाए, स्टील का तार, अब तार की बात आ गई, बहुत ध्यान सुनना, अगर कोई एक स्टील का तार जिस पे मैंने 100 किलो वजन लटका दिया और वो तार खिंच गया एक बार, उसकी लेंथ एक बार अगर इंक्रीमेंट उसमें आ गया, तो अगर मैं 100 किलोग्राम को हटा दूं, अब क्या ये वापस रिगेन कर लेगा, नहीं करेगा। व्हाट इज द रीजन, उसकी इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लोड डाल दिया हमने, उसके अंदर सर परमानेंट चेंज आ गया। देख, इसी की वजह से तो भ्रम होता है कि सर स्टील तो एक बार खींचने के बाद खींची की खींची रह जाती है ना, वो कहां वापस जाती है। लेकिन स्टील के बने हुए स्प्रिंग को हम ले रहे हैं तो उसकी इलास्टिक लिमिट बढ़ जाती है। उसी स्टील का बना हुआ, अगर उसी स्टील का बना हुआ हम लोग क्या लें, तार केबल, मतलब यही जो है ना, अगर हम इस स्प्रिंग के बजाय इतना ही मोटा स्टील का तार लें तो जितने लोड को बियर करने के बाद ये वापस अपनी शेप और साइज को रिगेन कर लेगा, उतने लोड को वो बियर नहीं कर पाएगा। उतने लोड डालने पर वो क्या हो जाएगा, वो खिंच जाएगा और लंबा हो जाएगा, लंबा होने के बाद वापस अपनी शेप और साइज को रिगेन भी नहीं कर पाएगा। समझ रहे ना बात को, वो पक्का परमानेंट चेंज आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है, बस हो गया। और कुछ पता नहीं क्या बता रहे थे, अच्छा हाँ, अनइक्वल फोर्स का मामला ये है ना बच्चे, अगर मैं यही है, मान लो कि मैं इस तरफ से ज्यादा फोर्स लगा दूं, इस तरफ से कम, हालांकि ये सोचना पड़े, तो बस सिंपल है, दिख रहा है। अगर मैं इसको हल्का छोड़ दूं हाथ को, इसको उधर खींच दूं, तो यह इसका मतलब क्या हो रहा है, अनइक्वल फोर्स लग रहे हैं, तो बॉडी क्या कर जाएगी, मूव। अच्छा रही बात इसकी, तुम कहोगे कि नहीं सर मुझे हल्का हल्का खिंचाव भी पैदा होता दिख रहा है, हल्का हल्का खिंचाव भी पैदा होता हुआ दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है ना। मतलब जितना फोर्स मैंने इधर लगाया उसके अगेंस्ट में इतना फोर्स इधर लग के वो तो क्या कर लेगा, नहीं वो तो खिंचाव पैदा कर देगा, ठीक है ना, वो तो खिंचाव पैदा कर देगा इसके अंदर, क्योंकि ये रबर है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। यही काम अगर मैं इस पे करने की कोशिश करूंगा, जो चीज खिंचती नहीं है, अब मैं इस पे लगाने की कोशिश करूंगा, इधर 100 न्यूटन इधर 50 न्यूटन, ये मूव कर जाएगा आगे, नहीं समझे। मूव तो करेगा लेकिन इधर हल्का सा खींच भी तो जाएगा, हल्का सा खींचते हुए। अब एक बात बताओ, वो बात सही है, लेकिन किसी भी मूविंग बॉडी पर हम लोग कभी इतना फोर्स महसूस नहीं करते कि जो उसको क्या कर दे, रोकने की कोशिश करे, ठीक है ना, बस में उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है, कभी भी ऐसा हुआ कि मान लो इधर 100 न्यूटन फोर्स है और इधर 50 न्यूटन लग रहा है, तो 50 अगर 50 के बैलेंसिंग में आ गया, ठीक है ना, तो उसको क्या करेगा, बॉडी के अंदर खिंचाव पैदा करेगा। लेकिन वो इस तरह से लगना चाहिए कि बॉडी पर इसके खिंचाव के लिए पैदा हो रहा हो, ठीक है ना। पहली बात, कभी भी स्ट्रेस डेवलप करना हो या खिंचाव पैदा करना हो तो फोर्स दोनों तरफ बराबर ही लगेंगे, ठीक है ना। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे तो अपने आप फोर्स को बांट लेता है। जैसे इस हिस्से पे जब हम लोग का फोर्स अगर 50 न्यूटन भी है ना, तो वो उसके अगले हिस्से पे काम कर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन रबर में खिंचाव अगर आ रहा है, मान लो मैंने कहा मैं फोर्स अनबैलेंस भी लगा रहा हूं, उसके बावजूद भी रबर फिर भी खिंच के मूव कर रही है, तो जितने से खिंच रही है उतना समझ लो डिफॉर्मिंग फोर्स है, जितने से खिंच रही है उतना डिफॉर्मिंग फोर्स है, समझ गए ना। कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन, उसका लेंथ सब कुछ सेम लेना पड़ेगा, हाँ यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई हमारे पास, मैंने कोशिश तो की काफी ज्यादा ढूंढने की, ये वाला स्प्रिंग यही सोच के लिया कि इस रबर के का लगभग क्रॉस सेक्शनल एरिया और इस स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया लगभग सेम है। देखो पूरा एग्जैक्ट नहीं मैं कर पा रहा हूं, कारण क्या है, क्योंकि हमें जब पूरे मेजरमेंट के साथ करेंगे तो फिर पता है क्या होगा, एक एक mm का डिफरेंस भी
मायने रखेगा 1 mm का। अभी तो हम लोग पूरा बस एक कॉन्सेप्चुअली समझाने के लिए उसको लिए हैं, लेकिन जब बिल्कुल प्योर वैल्यू लेंगे ना तो भाई चूंकि फिर हम क्या करेंगे, दोनों का सब कुछ सेम लेंगे। भाई ये सारी चीजें हमें सेम लेनी पड़ेगी। अगर मुझे उसकी इलास्टिसिटी चेक करनी है, इलास्टिसिटी चेक करनी है मतलब वाई चेक करना है, तो एफ भी सेम लेना होगा, एल भी सेम लेना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम लेना होगा, और इसको चेक करना होगा। समझे ना? इसको चेक करेंगे, जिसका ये ज्यादा आ जाएगा उसका इलास्टिसिटी कम होगी, और जिसका ये कम आएगा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। सिंपल, ठीक है ना? हो गया, बहुत अच्छे। चलिए तो फिर आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है ना?